फिजिको-केमिकल प्रोसेस जो है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि व्हाई फोटोसिंथेसिस नोन एज। फिर आपको कंक्लूजन याद रखना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा कि प्लांट्स रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका अपना डीएसएस आपके लिए लेके आया हूँ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये चैप्टर जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत अच्छे कंसेप्चुअल सवाल जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से पूछे जाते हैं। अभी एक समराइज वे में हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे कम टाइम में, लेकिन डाटा जो है वो आपको कंप्लीट डिलीवर होगा। क्वेश्चन नीट में एटलीस्ट उससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी आपको अभी स्लाइड्स में देखने को मिलेगा उससे बाहर क्वेश्चन जो है वो बेटा नीट में नहीं जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, फोटोसिंथेसिस की जब बात आती है तो एनसीईआरटी लिखती है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जबकि ये जो हायर वर्ड है, इस हायर की वजह लिखना चाहिए था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि हायर में तो जैसे जिम्नो आ गया, एनजीओ आ गया, लेकिन जो ग्रीन प्लांट है उसमें एल्गी में भी तो फोटोसिंथेसिस होता है, ब्रायो में भी होता है, टेरिडो में भी होता है, और इवन जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उन ब्लू ग्रीन एल्गी में भी तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसा होना चाहिए था कि फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फिर फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब फोटो का मतलब यहां लाइट से है, सिंथेसाइज मतलब तो लाइट एनर्जी जो है, जैसे ये जो सनलाइट है, इस सनलाइट को पिगमेंट ट्रैप करते हैं और सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी एंड NADPH2 में, और ये जो एटीपी और NADPH2 है, इस एटीपी और NADPH2 का यूज किया जाता है बच्चों CO2 फिक्सेशन में, CO2 फिक्सेशन में, जिससे कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। तो लाइट एनर्जी जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी एटीपी और NADPH2 में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये लाइट रिएक्शन है और ये डार्क रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़े तो फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बातें एनसीईआरटी लिखती है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल प्रोसेस, ये वर्ड साइज जो है बच्चों वो गलती से थोड़ा बड़ा आ गया है, क्योंकि जब मैंने वहां लिखा तो मुझे लग रहा था कि छोटा छोटा आएगा, लेकिन इस पे बड़ा आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आपको और आसानी होगी देखने में। फिजिको केमिकल प्रोसेस जो है इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि व्हाई फोटोसिंथेसिस नोन एज फिजिको केमिकल रिएक्शन। तो असर्शन में लिखा हुआ कि फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको केमिकल रिएक्शन। रीजन होगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नोन एज फिजिको केमिकल रिएक्शन। और बच्चों आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस इज ए लाइफ सेविंग प्रोसेस ड्यू टू टू रीजन। दो रीजन है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइफ सेविंग प्रोसेस है। एक तो फोटोसिंथेसिस हमें फूड प्रोवाइड करवाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और एक हमें रेस्पिरेशन के लिए O2 प्रोवाइड करवाता है। दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज ए लाइफ सेविंग प्रोसेस। नेक्स्ट बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस की बात करें तो एनाबोलिक प्रोसेस में जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, और एनाबोलिक प्रोसेस के दौरान जो ड्राई वेट है वो ड्राई वेट बढ़ता है, और ये प्रोसेस जो होता है वो एंडरगोनिक होता है, प्रोसेस एंडरगोनिक, तो एनाबोलिक प्रोसेस। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडक्शन होता है CO2 का, ऑक्सीडेशन होता है H2O का, इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक अपहिल प्रोसेस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी यूज होती है, लाइट एनर्जी यूज होती है, इसलिए बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है उसको हम एक अपहिल प्रोसेस कहते हैं। तो ये 5 पॉइंट जो है मैंने आपके सामने डिस्कस किए अबाउट फोटोसिंथेसिस।
नेक्स्ट देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है वो आपके सामने है, 6CO2 प्लस 12H2O। अब ये 400 से 700 नैनोमीटर, ये क्या पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिससे ग्लूकोज बनता है, जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है। बनता ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है, और स्टोर स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। फिर ये O2 जो है वो बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, और एटमॉस्फेयर में इसे एरोबिक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। फिर यहीं पे H2O जो है, इस H2O का होता है ऑक्सीडेशन। तो H2O के ऑक्सीडेशन से H प्लस इलेक्ट्रॉन और O2 रिलीज होती है। O2 जो है उसका हो जाता है डिफ्यूजन, O2 का हो जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, उस डिफ्यूजन प्रोसेस से O2 चला जाएगा बाहर एनवायरनमेंट में, और ये H प्लस और इलेक्ट्रॉन जो है ये जाते हैं बच्चों ETS में। तो इनसे बनता है ATP और NADPH2। और ये जो ATP और NADPH2 है, ये ATP और NADPH2 यूज होता है CO2 यूज करता है डार्क रिएक्शन में, रिडक्शन स्टेप में, या कह दो स्ट्रोमा में, जिससे बनता है ग्लूकोज, जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की प्रोसेस प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। अब बच्चों देखो, डार्क रिएक्शन तो चलती है स्ट्रोमा में, यहां लिखा है मैंने, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चल रही है। लाइट रिएक्शन कहां चल रही है? तो वो मेनली चलती है ग्रेना थाइलेकोइड। लाइट रिएक्शन कहां चलती है? ग्रेना थाइलेकोइड में। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। एनसीईआरटी लिखती है, अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। अब क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको सही करके आना है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, और शायद आप भी नहीं होंगे जब आप मुझे सुनेंगे। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जो फूड के लिए केमिकल पर डिपेंड करते हैं, वो इसका विरोध करेंगे कि हम तो भैया किस पे डिपेंड नहीं करते, सनलाइट पे, वो तो किस पे डिपेंड करते हैं, केमिकल पे। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वैसे ही इसका एक्सेप्शन बनता है, लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन है तो बच्चों अपने को इसको सही करना है। नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखती है, द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कि जो सनलाइट को प्लांट यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अर्थ पे लाइफ का बेसिस है। एंड फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक तो सोर्स ऑफ फूड है, और एक जो है क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन, है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इन दो वजह से फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, कहां कहां होता है इनमें से फोटोसिंथेसिस? अगर इनमें से देखा जाए, क्या फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है? यस, लीव्स में होता है। क्या रूट्स में होता है? यस। इसका एग्जांपल याद रखना है बच्चों आपको, और वो है ट्रापा सिंघाड़ा। स्टेम, यस, स्टेम में भी होता है। जब स्टेम कैसा होता है, हर्बेसियस, तो हर्बेसियस स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक है। नेक्स्ट बात करें फ्रूट्स की, तो यस, फ्रूट्स में होता है। जैसे बच्चों ग्रीन टोमेटो, ग्रीन चिली, they all perform photosynthesis. And next is flower, also perform photosynthesis in flower. Sepals जो ग्रीन कलर के होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो अगर पूछा जाए कि इनमें से फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो लीफ में होता है, रूट ट्रापा में होता है, स्टेम हर्बेसियस होता है, फ्रूट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, और फ्लावर्स में भी बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मोल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है, टू प्रूव दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने ये हाफ लीफ CO2 की प्रेजेंस में रखा, और ये हाफ लीफ CO2 की एब्सेंस में रखा, और जब इससे स्टार्च का टेस्ट किया, तो ये जो है ये पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देता है। आयोडीन की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, तो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट दे रहा है। और ये वाला जो है ये नेगेटिव स्टार्च टेस्ट देगा। पहले प्लांट को डिस्टार्च करते हैं तो ये नेगेटिव स्टार्च टेस्ट, इट मींस यहां CO2 नहीं है तो वहां स्टार्च नहीं बन रहा, क्योंकि ग्लूकोज नहीं बन रहा। यहां CO2 है तो यहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहां CO2 नहीं है वह फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। हेंस इट इज प्रूव दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आता है बच्चों जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले को सबसे पहले आप याद रखेंगे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ऑक्सीजन। नेक्स्ट,
उन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक बेल जार के अंदर जब एक बर्निंग कैंडल और माइस को रखा तो बर्निंग कैंडल जो है वो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है और माइस की सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। बट इन प्रेजेंस ऑफ प्लांट, जब इन्होंने एक मिंट के प्लांट को रखा तो उन्होंने देखा कि प्लांट के प्रेजेंस में बर्निंग कैंडल जो है वो कंटिन्यू बर्न कर रही है और माइस सर्वाइव कर रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन दिया, आपको कंक्लूजन याद रखना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा कि प्लांट्स रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल, जो भी गैसेस रिमूव करते हैं प्लांट्स, उसको क्या करने का काम करते हैं बच्चों, रिस्टोर। ये स्टेटमेंट अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला था सर जोसेफ प्रेस्ले ने। एंड नेक्स्ट आता है साइंटिस्ट जैन इंजनहोज। अर्ली एक्सपेरिमेंट में जैन इंजनहोज ने बेल जार एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया और उन्होंने बोला कि ये जोसेफ प्रेस्ले सर जो भी कह रहे हैं उसके लिए सनलाइट जरूरी है। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या ऐड होगा बच्चों कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्रोसेस टू रिस्टोर द प्लांट व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। तो एनसीईआरटी क्या लिखते हैं देखो कि सनलाइट इज एसेंशियल, ये वर्ड ध्यान रखना है। अगर ये जुड़ जाता है उस स्टेटमेंट में तो ये जैन इंजनहोज का स्टेटमेंट हो जाएगा। सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरिफाइज द एयर फॉलोड बाय बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल। तो उसके लिए अगर जोसेफ प्रिस्ले के स्टेटमेंट में सनलाइट इज एसेंशियल जुड़ जाता है तो ये जैन इंजनहोज का स्टेटमेंट बन जाता है। और इन्होंने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन पार्ट है लाइट की प्रेजेंस में, दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज द ऑक्सीजन। इन्होंने हाइड्रिला सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट यूज किया था, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगाई थी और उसमें उन्होंने देखा कि जो एयर है उसके बबल्स बन रहे हैं, जिससे ये प्रूव हुआ कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट इसके बाद है जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक ने 4-5 बातें बताई कि एक तो फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज स्टोर जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, प्लांट में ग्रीन सब्सटेंसेस जिन्हें आज हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं और स्पेशल बॉडीज में पाए जाते हैं, इन स्पेशल बॉडीज को आज हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है बच्चों, जूलियस वॉन सैक का। नेक्स्ट अगला साइंटिस्ट है कॉर्नेलियस वॉन नील, माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे हैं, वर्कड ऑन फोटोसिंथेटिक ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इन्होंने फोटोसिंथेटिक ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे वर्क किया और इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है उसमें सूटेबल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन है, H2O। पर नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन होता है, H2S। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है H2S, पर अगर बात करें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में तो उसमें होता है H2O। नेक्स्ट आता है बच्चों, उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। दिस स्टेटमेंट वाज कॉल्ड वॉन नील। वॉन नील ने कहा था कि फोटोसिंथेसिस एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है और ये देखो इन्होंने कहा था कि O2 कम्स फ्रॉम H2O। जैसा कि ये इक्वेशन के थ्रू मैंने आपको बताया है कि जब ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2O होता है तो यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, लेकिन जब ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2S है बच्चों तो H2S की प्रेजेंस में यहां सल्फर रिलीज हो रही है, ना कि ऑक्सीजन। तो इससे ये प्रूव होता है कि O2 कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। बट फाइनली इसको प्रूव किया था 3 साइंटिस्ट थे, रूबेन कामेन एंड हासेद। उन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक को यूज किया और इन्होंने फाइनली ये प्रूव किया कि O2 कम्स फ्रॉम H2O। देखो ये जो ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव है और यहां भी ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है, तो ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कहां रिलीज हो रही है, वहां देखिए ऑक्सीजन में। तो फाइनली से ये प्रूव होता है कि O2 कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। तो ये बात की हमने वॉन नील के बारे में, सॉरी रूबेन कामेन और हासिद। नेक्स्ट आते हैं TW एंगलमान, जिन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। इन्होंने एक सस्पेंशन में एरोबिक बैक्टीरिया लिए और एक ग्रीन एल्गी लिया, क्लेडोफोरा, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, और यहां से सनलाइट जिसको प्रिज्म की हेल्प से इन्होंने स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया। तो इन्होंने देखा
कि आफ्टर सम टाइम बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड, एक तो बैक्टीरिया जो एक्यूमुलेटेड होते हैं वो ब्लू रीजन में एक्यूमुलेट होते हैं, ब्लू रीजन में, और एक बैक्टीरिया जो एक्यूमुलेट होते हैं वो रेड रीजन में एक्यूमुलेट होते हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि भैया प्लांट्स जो हैं वो ब्लू रीजन की लाइट में और रेड रीजन की लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट O2 इवोल्यूशन की रेट से ही देखा जाता है। तो एक्सन स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने क्या बताया कि ब्लू रीजन और रेड रीजन की लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता, बाकी में भी देखो एरोबिक बैक्टीरिया मैंने बाकी जगह भी दिखाए हैं, पर ज्यादा कहां हो रहा है, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। तो TW एंगलमान के बारे में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है बच्चों साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लेमिली। अब ये जो स्ट्रोमा लेमिली है, इस स्ट्रोमा लेमिली में जैसा कि आप जानते हैं ओनली PS1 प्रेजेंट होता है, ओनली PS1। अगर ओनली PS1 होगा तो यह साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा, ठीक है बच्चों। और ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना में PS1 भी होता है और PS2 भी होता है, मतलब यहां PS1 और PS2 दोनों हैं। तो यहां पर आप चलेगा NCPP, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो ये स्ट्रोमा है इसमें चलता है बच्चों डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या चलता है, डार्क रिएक्शन। राइबोसोम 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स की तरह। स्टार्च ग्रेन्यूल, लिपिड ड्रॉपलेट, ये सब इंक्लूजन बॉडीज हैं। ये जो है यहां पर प्रेजेंट होता है PS1 ओनली, PS1 ओनली, यहां पर PS1 ओनली। ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट है तो PS1, यहां पर PS2, यहां पर PS2 अप्रेस्ड पार्ट में। तो अप्रेस्ड रीजन जो होता है उसमें PS2 होता है, नॉन अप्रेस्ड में PS1 होता है। तो स्ट्रोमा लेमिली जो है उसमें क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ग्रेना थाइलेकोइड में क्या होगा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट एनसीईआरटी ने आपको पूछा है क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट। तो ये जो मेसोफिल सेल है, इस मेसोफिल सेल में जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। पैरेलली अरेंज होने से क्या होगा, देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये वाला इसके नीचे छुप गए बाकी सारे, और इसके नीचे छुप गए, तो नुकसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा इन दोनों को होगा। बाकी जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक के पीछे एक आ गए तो लाइट से सामना कम होगा, सीधे लाइट नहीं आएगी, तो इसलिए लाइट हार्म नहीं कर पाएगी। तो याद रखना है हाईलाइट इंटेंसिटी में मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल। क्लियर। नेक्स्ट मीडियम लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो रैंडम अरेंजमेंट होता है, बट जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है तो क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल लाइट के सामने आ जाते हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइट, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन कर सके। तो तीन बातें हैं बच्चों, जब हाईलाइट इंटेंसिटी हो तो पैरेलल, जब मीडियम लाइट इंटेंसिटी हो तो रैंडम, और जब लो लाइट इंटेंसिटी है तो ये परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों पिगमेंट्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले पिगमेंट्स में ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ आता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हो कि सबसे पहले यहां पर ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, और दिया हुआ है कैरोटीनोइड। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनोइड। तो क्लोरोफिल ए जो है वो दो एब्जॉर्प्शन पीक शो कर रहा है, एक ब्लू में और एक रेड में। क्लोरोफिल बी भी दो एब्जॉर्प्शन पीक शो कर रहा है, एक ब्लू में और एक रेड रीजन में, ब्लू एंड रेड रीजन, और यहां भी ब्लू और रेड रीजन। लेकिन अगर अपन बात करें कैरोटीनोइड तो जो येलो लाइन है उसमें देखो ये केवल ब्लू रीजन की बात करेंगे आप, यहां ब्लू रीजन, क्योंकि देखो बच्चों यहां जो वेवलेंथ है वो है 400, ये वेवलेंथ है 500, ये है 600 और ये वेवलेंथ है 700। तो अब देखेंगे आप कि क्लोरोफिल ए जो है वो एक तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो यहां आ रहा है, एक क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन पीक यहां आ रहा है, क्लोरोफिल ए का एक एब्जॉर्प्शन पीक यहां आ रहा है, और क्लोरोफिल बी का एक यहां आ रहा है, ए का एक यहां, एक बी का यहां है, और ये जो येलो वाली लाइन है ये कैरोटीनोइड की है। तो क्लोरोफिल ए और बी किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अब आपको याद रखना है। क्लोरोफिल बी जो है वो ए के कंपैरेटिवली ब्लू को ज्यादा कर रहा है, क्लोरोफिल बी जो है
वो ए के कंपेरेटिवली ब्लू लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, बट क्लोरोफिल ए जो है वो रेड लाइट को बी के कंपेरेटिवली ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है। बी फॉर ब्लू, बी जो है वो ब्लू को ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है ए के कंपेरेटिवली, पर क्लोरोफिल ए जो है वो रेड लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। ठीक है बेटा। और कैरोटीनोइड जो है वो देखो यही खत्म हो गई, इसके आगे वेवलेंथ की लाइट को कैरोटीनोइड अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो दिस इज अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहां हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट। टाइप्स ऑफ पिगमेंट की बात करो तो एक तो बच्चों आप पिगमेंट बताते हो क्लोरोफिल ए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक तो आपको बताना है क्लोरोफिल ए, एक जो है वो है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, एक बताना आपको कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड, और एक बताना है बच्चों आपको जेंथोफिल। ये 4 टाइप के पिगमेंट बताने हैं। और क्लोरोफिल ए का कलर आपको याद होना चाहिए, बी का भी, कैरोटीनोइड का भी और जेंथोफिल का भी। अगर ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है ये ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर शो करता है, ब्राइट ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये येलो ग्रीन कलर शो करता है। अगर कैरोटीनोइड की बात करें तो येलो टू येलो ऑरेंज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, येलो टू येलो ऑरेंज। और ये जेंथोफिल जो है वो येलो कलर शो करता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पिगमेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी में कैसा कलर शो कर रहा है। क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, कैरोटीनोइड येलो टू येलो ऑरेंज, और जेंथोफिल जो है वो येलो कलर शो करते हैं। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट कुछ डिस्कशन करते हैं क्लोरोफिल ए के बारे में। क्लोरोफिल ए जो है सबसे पहली बात ये यूनिवर्सल पिगमेंट है बच्चों, याद रखना है, प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। ये फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर, किसी भी फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर जो होगा वो क्लोरोफिल ए होगा। क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट, ऑल अदर्स आर सेकेंडरी पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरी पिगमेंट है, मींस अकेला क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, लेकिन क्लोरोफिल ए के बिना बाकी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। चीफ पिगमेंट, इसका भी डिस्कशन करेंगे अपन आगे कि इसे चीफ पिगमेंट क्यों कहा गया है। एंड इसका स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल ए का वो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, टेडपोल लाइक। अब स्ट्रक्चर में बात करें इसके तो स्ट्रक्चर में एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। तो इसका हेड जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है, हेड में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। 4 पाइरोल रिंग होती है, इसे टेट्रा पाइरोल कह देते हैं। टेल एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में धसी रहती है टेल। हेड जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का काम करता है। ये क्लोरोफिल ए के बारे में आपको ध्यान रखना है बच्चों, यूनिवर्सल पिगमेंट है। नेक्स्ट देखो ये एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का। यहां पर ये जो वेवलेंथ है ये 400, ये फिर से 500, ये या 600 और ये 700। तो अब देखिए आप किस वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है तो एक तो यहां पर आप देखिए कि जो ये ब्लू रीजन है, ये ब्लू रीजन है, तो ब्लू रीजन की लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। और ये जो है ये रेड रीजन है, तो रेड रीजन की लाइट में भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो जहां लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा था वहां फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो ये ग्राफ अगर आता है तो ये यहां देखिए O2 इवोल्यूशन, जो O2 रिलीज है उसी की रेट से क्या देखा जाता है, फोटोसिंथेसिस का रेट देखा जाता है। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद ये एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है, ये जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का। और ये जो ब्लैक है ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। और एनसीईआरटी आपसे यह एक सवाल पूछती है कि क्या ये एक 1-to-1 ओवरलैप है, तो जवाब होगा नहीं, ये एक 1-to-1 ओवरलैप नहीं है। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहां डिफरेंस है, देखो आप देख पा रहे हो यहां भी डिफरेंस है।
आप देख पा रहे हो यहां भी डिफरेंस है, आप देख पा रहे हो यहां भी डिफरेंस है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो केवल क्लोरोफिल ए का है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में दूसरे पिगमेंट का भी रोल होता है। ड्यू टू रोल ऑफ अदर पिगमेंट्स, लाइट का एब्जॉर्प्शन जो है अदर पिगमेंट्स इन एक्सन स्पेक्ट्रम, जो एक्सन स्पेक्ट्रम है उसमें केवल क्लोरोफिल ए का रोल नहीं है बच्चों। एक्सन स्पेक्ट्रम में सारे पिगमेंट्स का रोल है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्लोरोफिल ए का है। तो रफली रिजेंबल कर रहा है एक्सन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रफली रिजेंबल कर रहा, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। ए को चीफ पिगमेंट क्यों कहा? क्योंकि एक्सन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रफली रिजेंबल विद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, अब बात आती है एसेसरी पिगमेंट्स के रोल की। तो एक तो क्लोरोफिल ए जो है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वाइड वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट होता है, विच मेक्स फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट, जिससे कि फोटोसिंथेसिस जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन एक यहां क्लोरोफिल ए को नेसेंट ऑक्सीजन से कौन बचाता है? इसकी बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है उसको नेसेंट ऑक्सीजन से बचाने का काम करते हैं कैरोटीनोइड। देखो बच्चों, ये यहां पर मान लीजिए H2O टूटा, तो H2O की स्प्लाइटिंग से यहां पर रिलीज होंगे H+ रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और रिलीज होगा ऑक्सीजन का एटम। ये 2 H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटम रिलीज होगा। ये जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। और बच्चों आप जानते हैं कि ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। अब जो कैरोटीनोइड होते हैं, कैरोटीनोइड ये हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैरोटीनोइड्स जो होते हैं ये हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये देखिए, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी ये कैरोटीनोइड जो है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, पर ये कैरोटीनोइड क्लोरोफिल ए को बचाने के लिए अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, और ये यहां फॉर्मेशन करेगा इपॉक्सी का। ये यहां इपॉक्सी बनाता है, और इपॉक्सी बनाकर क्लोरोफिल ए जो है उसको नेसेंट ऑक्सीजन से बचाता है, और उसके बाद ये O2 जो है इसे मोलिकुलर फॉर्म में रिलीज करते हैं, मोलिकुलर फॉर्म में। तो अगर बच्चों आपके सामने सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट क्लोरोफिल ए फ्रॉम नेसेंट ऑक्सीजन, तो आंसर जाएगा ओनली कैरोटीनोइड। क्योंकि कैरोटीनोइड में क्या है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इस वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो है वो क्लोरोफिल ए जो है उसे नेसेंट ऑक्सीजन से बचाते हैं, अदरवाइज नेसेंट ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद अब आती है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल फेज। जब हम बच्चों लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप, फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप सुन लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन ही होगा, उसके बाद वाटर स्प्लाइटिंग होगी, O2 रिलीज होगी, और ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन। तो ये सारी प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन के दौरान। अब लाइट रिएक्शन में
हमें चाहिए फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम को कहते हैं हम क्वांटासोप। फोटो सिस्टम एक ग्रुप होता है 250 से 400 पिगमेंट्स का। दो टाइप के फोटो सिस्टम, PS1 और PS2, जो इन्हें डिस्कवरी के बेसिस पे कहा गया है, ऑर्डर के बेसिस पे नहीं है बेटा, ध्यान रखना। जो पहले डिस्कवर हुआ उसे PS1 कह दिया, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसे PS2 कह दिया। फोटो सिस्टम में एक तो होता है रिएक्शन सेंटर और LHC। LHC मींस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और LHC जो है बच्चों, इसमें एसेसरी पिगमेंट के साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन, जो इनको बाउंड रखने का काम करते हैं। एसेसरी पिगमेंट में कौन आएगा? क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। और यहां रिएक्शन सेंटर कौन होगा? क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर कौन होगा? क्लोरोफिल ए, जिसका पीक ऑफ मैक्सिमा होता है 700। और यहां जो रिएक्शन सेंटर है वो भी क्लोरोफिल ए ही है, बट इस क्लोरोफिल ए का रिएक्शन सेंटर जो है, क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है, इसका पीक ऑफ मैक्सिमा जो है वो 680 nm है। इसका पीक ऑफ मैक्सिमा 700। एसेसरी पिगमेंट यहां भी क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल होंगे, एंड बाउंडेड विद हेल्प ऑफ प्रोटीन LHC में एसेसरी पिगमेंट और प्रोटीन आते हैं। LHC प्लस रिएक्शन सेंटर मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? फोटो सिस्टम। और ये फोटो सिस्टम जो होते हैं या कहां प्रेजेंट होते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। फोटो सिस्टम जो प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, उस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में देखो, साइटो फोटो सिस्टम PS1 की बात करो तो ग्रेना थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है और स्ट्रोमा लेमिली दोनों में होता है। लेकिन PS2 की बात करो तो ये केवल ग्रेना थाइलेकोइड में, नॉन एप्रेस्ड पार्ट में PS1 होता है, पर जो एप्रेस्ड पार्ट है उसमें प्रेजेंट होता है बच्चों PS2। और नेक्स्ट, हाँ, अब सवाल आता है कि कौन सा फोटो सिस्टम कब एक्टिव होता है। तो अगर लैम्डा वेवलेंथ का वैल्यू मोर देन 680 nm है तो विच फोटो सिस्टम विल बी एक्टिव? तो PS1। लाइट का वैल्यू ओनली PS1। अगर 680 nm से ज्यादा है तो PS2 एक्टिवेट नहीं होगा। 680 nm से ज्यादा पे केवल PS1 काम करेगा। लेकिन अगर आप 680 nm से कम दे रहे हो तो बोथ काम करेंगे, PS1 भी काम करेगा और PS2 भी काम करेगा, ये ध्यान रखना। लैम्डा का वैल्यू अगर 680 nm से कम है तो बोथ PS1 एंड PS2 विल वर्क। लेकिन बच्चों एक ध्यान दो, काम तो करेंगे बट नॉट विद देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा? पीक ऑफ मैक्सिमा पे। और पीक ऑफ मैक्सिमा, अगर आप किसी प्लांट को साइमल्टेनियसली 680 nm और 700 nanometer का लाइट देते हो तो आप देखते हो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, जिसे आप बच्चों एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस रेड रीजन की लाइट में ज्यादा होगा, नॉट इन ब्लू, रेड रीजन। क्यों? क्योंकि ये किस वेवलेंथ की लाइट है? रेड रीजन में आ रहा है। अगर एक प्लांट को साइमल्टेनियसली 680 nm और 700 nm की लाइट दोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, क्योंकि फोटोसिस्टम PS1 और PS2 दोनों अपनी मैक्सिमा पे वर्क कर रहे होंगे। 680 nm से लो वेवलेंथ की लाइट है तो दोनों काम करेंगे बट नॉट विद देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर अबो 700 है तो कोई काम नहीं करेगा। अब जैसे देखो, अगर अबो 680 nm और अब अबो 680 nm पे केवल PS1 काम करेगा और 700 पे तो कोई भी नहीं करेगा, ना तो PS1 करेगा और ना ही PS2 करेगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? कम होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा बच्चों? कम। और इसे हम रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, एक प्लांट को अगर आप साइमल्टेनियसली 680 nm और 700 nm वेवलेंथ का लाइट देते हो तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है, दैट इज एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। लेकिन अगर आप इससे अबव वेवलेंथ का लाइट देते हो तो केवल PS1 काम करता है, PS2 काम नहीं करता, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अब आता है NCPP, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहला साइट याद होना चाहिए। आप जानते हैं ग्रेना थाइलेकोइड में होता है, इसमें PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ATP भी बनेगा और NADPH2 भी बनेगा।
O2 का इवोल्यूशन भी होगा, वाटर स्प्लाइटिंग भी होगी, और इसे जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? जेड स्कीम। और ये रहा आपके सामने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ये जो PS2 है और ये है इधर PS1, ये लाइट रिसीव करते हैं, फोटोन HMU लाइट रिसीव करते हैं। तो लाइट रिसीव करने से ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। जो मैंने ये स्टार लगाया ना PS2 के साथ, इसका मतलब ये समझ लो कि एक्साइटेड स्टेट में है। इधर PS1 ने भी लाइट रिसीव की, तो ये भी देखो किस स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो इन्होंने एनर्जी का यूज किया तो अपहिल हो गया, एनर्जी का यूज किया तो कैसा प्रोसेस हो गया, अपहिल। ये PS2 है और ये PS1 है, साइमल्टेनियसली काम करते हैं, दोनों को लाइट मिली, तो लाइट मिलने से एनर्जी मिली, तो दोनों एक्साइटेड स्टेट में आ गए, तो मैंने स्टार लगा दिया, ये दोनों एक्साइटेड स्टेट में है। अब PS2 जो है, PS2 जैसे मान लो ये PS1 से समझ लो, ये PS1 जो है इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया फेरिडोक्सिन को, FRS को देता है, फेरिडोक्सिन को देता है, और फेरिडोक्सिन इलेक्ट्रॉन दे देता है FNR को, फेरिडोक्सिन NADP रिडक्टेज को। तो NADP उसे यूज करके NADPS2 बना लेता है ETS के थ्रू, जो डाउनहिल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। अब PS1 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, PS1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया फाइनली, NADP के पास, और NADP से क्या बन गया, NADPH2। PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। अगर फियोफाइटिन ऑप्शन में ना हो तो प्लास्टोक्विनोन कर देना, नीट में पूछा जा चुका है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो फियोफाइटिन ऑप्शन में ना हो तो क्या कर देना, प्लास्टोक्विनोन। और प्लास्टोक्विनोन जो है ये बनाता है प्लास्टोक्विनोल, कीटोन से अल्कोहल बन रहा है, कीटोन से क्या बन रहा है, अल्कोहल। तो ये PQH2, ये PQ पंप है वास्तव में, काम ये PQ पंप काम करता है यहाँ, PQ पंप। तो ये प्लास्टोहाइड्रोक्विनोल जब अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम प्रोटीन को देता है, उस समय ये स्ट्रोमा से ल्यूमेन में H+ पंप करता है, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में क्या प्लस पंप करता है, H+, ये ल्यूमेन में आए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन 2 H+ पंप करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो 8 H+ पंप करेंगे। साइटोक्रोम B6 अपना इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन फाइनली किसको दे देता है, रिएक्शन सेंटर 1 को, रिएक्शन सेंटर 1 फाइनली किसको दे देगा, NADP को, NADP से क्या बन जाएगा, NADPH2। अब इलेक्ट्रॉन PS2 के पास भी नहीं है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कौन करेगा बच्चों, H2O। यहां पर H2O की क्या होगी, स्प्लाइटिंग, क्योंकि इसके लिए PS2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। PS2 के साथ जुड़ा हुआ है, 1 के साथ नहीं, PS2 के साथ ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो एसेंशियल मिनरल है, मैग्नीज गलती से भी मत भूलना, मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम। अब 2 H2O के मॉलिक्यूल जब टूटेंगे तो 4 H+ 4 इलेक्ट्रॉन और क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ले लिए रिएक्शन सेंटर ने, और रिएक्शन सेंटर ने लाइट एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में आया, एक्साइटेड स्टेट में आके इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में चला गया, तो या तो बाहर ही फेंक देगा, और या फिर किसको दे देगा, फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन देगा प्लास्टोक्विनोन को, PQH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते टाइम स्ट्रोमा से ल्यूमेन में H+ पंप कर रहा है, इसलिए PQ पंप है, एनर्जी यूज कर रहा है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन द्वारा दी जाती है। साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन और रिएक्शन सेंटर 1 मतलब फोटो सिस्टम 1, ये एक्साइटेड होगा, लाइट मिलेगी, एक्साइटेड स्टेट में आया, इलेक्ट्रॉन फाइनली दिया NADP को, तो NADPH2 बन गया स्ट्रोमा में। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, जहां जहां एक्साइटेशन हो रहा है वो अपहिल है, ETS डाउनहिल ही होता है हमेशा। ETS में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो हमेशा डाउनहिल ही होता है, क्योंकि बच्चों यहां जो आप मूवमेंट देख रहे हो तो वो लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब समझो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, और रेडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी का मामला इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम उसकी एनर्जी ज्यादा। अब देखो इसके पास एनर्जी ज्यादा है क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम है। फियोफाइटिन का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब इसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हो गया, उससे कम हो गया। दोबारा समझो, इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो रेडॉक्स पोटेंशियल कम है, और इसका रेडॉक्स पोटेंशियल
ज्यादा है, तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसका रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ गया है और इसका कम है, तो ये इसका रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो कम हो गया है, इसका बढ़ गया है, तो ये खींच लेगा। अब PQ का रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हो गया है, कम हो गया है, इसका ज्यादा है, तो ये खींच लेगा। ऐसे रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो जेड स्कीम बनते हैं। याद रखना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो ये जेड स्कीम है, ये तभी बनती है जब सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अपने रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, अदरवाइज जेड स्कीम नहीं बनेगी। तो रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्या बताओगे, लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, तो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। अब हाई एनर्जी टू लो एनर्जी हो रहा है तो डाउनहिल बोलोगे ना यार, लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई, तो एनर्जी का उल्टा करो, मतलब हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी क्या कहोगे, डाउनहिल। तो ईटीएस में यहां देखो तो भी डाउनहिल है और ईटीएस में यहां देखो तो भी डाउनहिल है, तो ईटीएस में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो डाउनहिल ही होती है, क्योंकि एनर्जी हाई एनर्जी तो क्या होती है बेटा, लो एनर्जी। नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं आगे। दो H2O जो है उनकी स्प्लाइटिंग के लिए 8 फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हो कि एक ऑक्सीजन को इवोल्यूशन के लिए, फॉर इवोल्यूशन ऑफ 1 O2 8 फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड, 8 फोटॉन्स। और PQ पंप जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है तो 2H+ स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप करता है। FNR की फुल फॉर्म है फेरिडोक्सिन NADP रिडक्टेज, और ये NADP रिडक्टेज जो है वो केवल ग्रेना थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे FNR नहीं पाया जाता, इसलिए वहां साइक्लिक चलता है। अब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखो, ये PS1 है, PS1 को लाइट मिली, फोटोन मिला, तो फोटोन से एक्साइटेड हुआ, अब फिर एक्साइटेड स्टेट में आ गया, इलेक्ट्रॉन दिया आयरन सल्फर प्रोटीन को, आयरन सल्फर प्रोटीन ने इलेक्ट्रॉन दिया फेरिडोक्सिन को। अब फेरिडोक्सिन चाहे तो NADP को दे सकता है, पर क्योंकि यह मेम्ब्रेन पे FNR नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, तो फेरिडोक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन PQ पंप को दे देता है। PQ पंप साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ वापस इलेक्ट्रॉन कहां गया बच्चों, रिएक्शन सेंटर, इसलिए इसको क्या बोला, साइक्लिक। PQ पंप यहां भी काम कर रहा है, स्ट्रोमा से, ये यहां स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, और ये यहां है ल्यूमेन, तो ये स्ट्रोमा से ल्यूमेन में क्या पंप कर रहा है, H+ पंप कर रहा है। तो नॉन साइक्लिक में ATP भी बनेगा और NADPH2 भी, पर साइक्लिक की बात करें तो उसमें केवल ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, H2O स्प्लाइटिंग नहीं होगी, O2 इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, OEC कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, और O2 का इवोल्यूशन होगा नहीं, NADPH2 बनेगा नहीं क्योंकि FNR नहीं है, तो केवल ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए ये जो है वो केवल सपोर्टिव है। आखिर साइक्लिक होता क्यों है, आप इसका रीजन बाद में समझेंगे। साइक्लिक क्यों होता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन के टाइम फॉर फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल 18 ATP एंड 12 NADPH2 आर रिक्वायर, तो ATP की रिक्वायरमेंट NADPH2 से ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा ATP बनाने के लिए क्या चलता है बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP की रिक्वायरमेंट CO2 के फिक्सेशन के लिए NADPH2 के कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों नॉन साइक्लिक के साथ साथ क्या चलता है, साइक्लिक, ATP की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जेड स्कीम, तो अब आपको ध्यान रखना है इनमें से चारों में से जेड स्कीम के लिए कौन सा करेक्ट है, तो आंसर जाएगा सेकंड, क्योंकि ये जो यहां है, ये यहां होता है PS2 और ये है PS1, तो PS1 का रेडॉक्स पोटेंशियल PS2 के रेडॉक्स पोटेंशियल से ज्यादा होता है। PS1 का एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो डिफरेंस आपको क्लियर मिलेगा, PS2 के रेडॉक्स पोटेंशियल से PS1 का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, तो दिस इज द क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड स्कीम। नेक्स्ट, अभी आती है केमियोस्मोटिक थ्योरी। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में 3 बातें समझनी है अपने को, 3 रीजन है जिसकी वजह से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है, ये यहां पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, पिंक कलर की जो है, इस मेम्ब्रेन में ये फोटोसिस्टम है एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये यहां पर ATP सिंथेज एंजाइम है, ये F नोट है, CF नोट, ये यहां पर CF नोट है, और ये है यहां पर CF1, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो
एक तो यहां पर वाटर की स्प्लाइटिंग हो रही है, यहां पर H2O टूट रहा है, तो H2O टूटने से यहां पर हाफ O2 रिलीज हो रही है और साथ में रिलीज हो रहे हैं H प्लस, इलेक्ट्रॉन तो ले गया फोटो सिस्टम। तो एक तो H प्लस कंसेंट्रेशन क्या क्यों बढ़ रहा है H प्लस कंसेंट्रेशन, क्योंकि वाटर स्प्लाइटिंग कहां हो रही है, ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन में एक रीजन बताओ H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ने का, स्प्लाइटिंग ऑफ H2O अकर्स टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की ओर वाटर टूटता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, इसलिए H प्लस का कंसेंट्रेशन में बढ़ता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, PS2 से जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन पंप के पास जाएगा तो ये देखो ये स्ट्रोमा से H प्लस पंप कर रहा है ल्यूमेन में, ये देखो ये रहे स्ट्रोमा से ल्यूमेन में H प्लस पंप कर दिए। दूसरा रीजन, फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन और PS1, और PS1 से गया फाइनली NADP और NADP से बन गया NADPH। तो बच्चों क्या बताएंगे यहां पर कि NADPH का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, तो ये H प्लस कहां से यूज कर रहा है, स्ट्रोमा से। तो इसकी वजह से ये H प्लस जो है, ये H प्लस कहां से आया, स्ट्रोमा से, तो इस वजह से स्ट्रोमा में H प्लस कम हो रहे हैं, और इन दो वजह से स्ट्रोमा में कम भी हो रहे हैं, ल्यूमेन में बढ़ भी रहे हैं। तो ल्यूमेन में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा, तो ल्यूमेन में चार्ज क्या हो गया, ज्यादा, ल्यूमेन में pH क्या हो गया, कम, तो प्रोटोन मोटिव फोर्स क्रिएट होगा, तो H प्लस विल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसलिए हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, इधर हाई है इधर लो है, तो प्रोटॉन को मूवमेंट के लिए जाना होगा F0 F1 से, तो जैसे ही वो F1 से पास होता है तो वहां पर यहां पर ये है बच्चों ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से यहां बन जाता है ATP, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो ATP सिंथेज एंजाइम है। CF1 जो है ये CF1 ये ATP सिंथेज एंजाइम है। तो फाइनली किसका सिंथेसिस हुआ, ATP का। तो जो आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ा उससे क्या हुआ, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और जब ये ग्रेडियंट टूटेगा तो ग्रेडियंट टूटने से एटीपी का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एटीपी सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा। तो ईटीएस के टाइम ईटीएस से क्या हुआ, ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, जब ग्रेडियंट टूटा तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ग्रेडियंट क्रिएट होने के तीन रीजन आपको याद होने चाहिए। पहला, वाटर स्प्लाइटिंग अकर्स इन ल्यूमेन या इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, पीक्यू पंप, और तीसरा NADPH2 फॉर्मेशन इन स्ट्रोमा। बस नेक्स्ट, इसके बाद इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है केमियोस्मोसिस के लिए। सबसे पहले एक मेम्ब्रेन चाहिए, जिससे कि भी किसके अक्रॉस आप ग्रेडियंट क्रिएट करोगे, तो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ साथ प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और एक एटीपी सिंथेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चारों बातें याद रहनी चाहिए कि आपको केमियोस्मोसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप और एटीपी सिंथेज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो बच्चों इसमें आता है, अब हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि फोटो सिस्टम मतलब क्लोरोप्लास्ट, जो ये समझिए प्लांट की लीफ है, तो लीफ पे लाइट आई, तो लीफ में है मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, और वो पिगमेंट जो है वो लाइट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। किसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं बच्चों, लाइट को, जिससे रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड होकर अपना इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में भेज रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसी का अपन ईटीएस कह रहे हैं, जिससे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, और उसी ग्रेडियंट को टूटने से क्या बन रहा है, एटीपी, और ईटीएस के दौरान NADPH2 भी बना। इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कौन कर रहा है, PS2 के लिए H2O। H2O स्प्लाइटिंग किससे एसोसिएटेड है, PS2 से, PS1 से नहीं है। साइक्लिक में केवल PS1 इन्वॉल्व होगा, नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होंगे। और लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल चलेगा तभी जेड स्कीम बनेगा, मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग अरेंज होनी चाहिए। अब आते हैं बच्चों डार्क रिएक्शन पे, तो डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में, जिसमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज होते हैं, और वो भी केवल एटीपी और NADPH2 O2 यूज नहीं होता, और साथ ही साथ इसमें CO2 जो है उस CO2 का होता है बच्चों फिक्सेशन।
CO2 को फिक्स किया जाएगा ग्लूकोज में। हाँ जी बच्चों, तो डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में कंप्लीट होती है। डार्क रिएक्शन को डार्क इसलिए नहीं कहते कि वो डार्क में होती है, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करती, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सनलाइट के एब्सेंस में डार्क रिएक्शन चलता जाएगा, थोड़ी देर के लिए चलेगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन से एटीपी और NADPH2 बनने जरूरी है। एटीपी और NADPH2 जैसे ही खत्म हो जाएंगे वैसे ही डार्क रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो डार्क रिएक्शन जो है उसके लिए एटीपी और NADPH2 का बनना जरूरी है, तभी प्लांट CO2 को ग्लूकोज में फिक्स कर पाएंगे। आओ बच्चों पढ़ते हैं। तो डार्क रिएक्शन में सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं केल्विन साइकिल, जो मेल्विन केल्विन ने दिया था, जिसे C3 साइकिल के नाम से जानते हैं, जो कि सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। C3 साइकिल, केल्विन साइकिल अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसमें C3 साइकिल होगा। अगर CO2 का फिक्सेशन हो रहा है ना, तो फाइनली CO2 का फिक्सेशन C3 ही करेगा, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो। अगर बात करें साइट की, तो जो C3 प्लांट है उनमें C3 साइकिल मीजोफिल सेल में होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, C3 प्लांट में C3 साइकिल कहां हो रहा है? मीजोफिल सेल में। लेकिन यही C4 प्लांट्स की बात करें तो C4 प्लांट में भी C3 साइकिल चलता है, और C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में चलेगा बच्चों। C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में चलेगा, जिसको आगे चल के शॉर्ट में मैं BS से लिखूंगा, बंडल शीथ सेल। C3 प्लांट में कहां चलेगा? मीजोफिल में। C4 में कहां चलेगा? बंडल शीथ में। आओ तो फिर पढ़ लेते हैं केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल जो है उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। मोस्ट क्रूशियल स्टेप जो होता है केल्विन साइकिल का, वो कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है कार्बोक्सिलेशन में? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है उससे रिएक्ट करता है HCO3। देखो बेटा, गैस रिएक्ट नहीं करेगा, वो एक्चुअल में अपन बार बार बोल देते हैं कि CO2 रिएक्ट करेगा, बाकी CO2 के साथ H2O दिखा रखा ना NCERT ने, CO2 प्लस H2O, तो एक्चुअल में ये HCO3 बनता है, वो रिएक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। तो ये देखो, ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, 2 एरो लगाए हैं, अपने को फाइनली इसी पे ध्यान देना है। तो इससे बनता है 3PGA, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको बच्चों? 3PGA, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फोस्फोग्लिसरेट, एक ही बात है। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं क्योंकि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है। तो आपको ध्यान रखना है C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, एक्सेप्टर ऑफ CO2 RUBP होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप हुआ, 3 फोस्फोग्लिसरेट बना, और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C3 साइकिल का। और क्योंकि ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है इसीलिए केल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहा। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 3 फोस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 3 फोस्फोग्लिसरेट है, ये 2 ATP और 2 NADPH2 का यूज करके इसका होता है रिडक्शन और बनता है ट्रायोज फॉस्फेट, या इसे ट्रायोज सुगर भी बोल देते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट भी बोल देते हैं। अब बच्चे यहां रट लेते हैं पागल। अब पागल वागल मत रटना, ये PgAl तुम रट लोगे और वो लिख के दे देगा ट्रायोज फॉस्फेट, इसलिए PgAl भी कहेंगे इसे, है ना, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, लेकिन आपको ट्रायोज फॉस्फेट भी याद रखना है। ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ट्रायोज फॉस्फेट के, जिससे यहां रिलीज होता है, यहां इससे रिलीज होता है ये CH2O। अगर एक
CO2 है तो CH2O, और 6 CO2 होंगे C6H12O6। बात ये है बच्चों, यहां पर रिडक्शन स्टेप में NADPH2 का यूज समझ में आता है कि NADPH2 क्यों यूज हो रहा है। NADPH2 रिडक्शन के लिए यूज हो रहा है, H+ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको? 3PGA को, जिससे बन रहा है ट्रायोज फॉस्फेट PGL। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? 3PGA का हो रहा है। इसके लिए H+ और इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? NADPH2 दे रहा है, जिससे ट्रायोज फॉस्फेट बन रहा है। इट इज क्लियर टू एवरीवन? किसका रिडक्शन हो रहा है? 3PGA का। इलेक्ट्रॉन H+ कौन दे रहा है? NADPH2। ATP की यूज हो रहा है भाई। अगर आपसे कोई पूछे तो मुझे बताओ कि केल्विन साइकिल के रिडक्शन स्टेप में ATP क्यों यूज हो रहा है? क्या काम है ATP का? रिडक्शन के लिए तो NADPH2 काफी है, ATP क्यों यूज हो रहा है? बच्चों इसके पीछे रीजन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल हैं और वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है। स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल। अनस्टेबल करना होगा अगर उसका रिडक्शन करना है, तो अनस्टेबल करने के लिए आप उसे दोगे एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में दोगे? ATP की फॉर्म में, बिकॉज ATP इज द एनर्जी करेंसी। तो ATP क्यों खर्च होता है बोलो? PGA को अनस्टेबल करने के लिए, ताकि उसका रिडक्शन किया जा सके 3PGAL में। 3PGAL लिख सकते हो इसको आप, ये यहां पे इसको हम 3PGAL लिख सकते हैं, 3PGAL। पागल पागल मत रटना, ट्रायोज फॉस्फेट याद रखना। इससे एक कार्बन रिलीज हुआ, अब रह गए रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है? एक्चुअल में यहां राइबोलोज फॉस्फेट होता है, RU है ना, तो उससे राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाने के लिए एक ATP का खर्चा होता है, राइबोलोज के फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो एक ATP रीजनरेशन में यूज हुआ है ना, और ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एक फर्स्ट कार्बन पे, एक 5th कार्बन पे, ट्रायोज फॉस्फेट। तो कितने स्टेप हुए बेटा केल्विन साइकिल की? 3। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन, और तीसरा स्टेप जो है वो है रीजनरेशन। अब मोस्ट क्रूशियल स्टेप पूछा जाए तो कार्बोक्सिलेशन, लेकिन ये रीजनरेशन जो है ये मोस्ट क्रूशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल को अगर कंटिन्यू बनाए रखना है तो उसके लिए मोस्ट क्रूशियल कौन होगा? रीजनरेशन। क्योंकि अगर RUBP नहीं बनेगा तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ही नहीं है, तो केल्विन साइकिल नहीं चलेगा। तो केल्विन साइकिल के लिए मोस्ट क्रूशियल स्टेप पूछे तो कार्बोक्सिलेशन, पर अगर उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए पूछे तो क्या आंसर दोगे बच्चों? रीजनरेशन। तो रिडक्शन स्टेप में NADPH2 2 यूज हो रहे हैं, एक CO2 के लिए, और 2 ATP यूज हो रहे हैं, एक ATP यूज हो रहा है रीजनरेशन में। आओ ये कैलकुलेशन समझते हैं। सिंपल, एक CO2 को अगर फिक्स करना है तो 3 ATP का खर्चा हो रहा है, इसको डाइवर्सिफाई कर दो। 2 ATP खर्च हो रहे हैं रिडक्शन में, एक ATP खर्च हो रहा है रीजनरेशन में, और 2 NADPH2 यूज हो रहे हैं। ये NADPH2 यूज होते हैं रिडक्शन में, रिडक्टेंट का काम करते हैं। और वही एक ग्लूकोज बोल दे, 6 CO2 बोल दे, तो 18 ATP और 12 NADPH2। अब 12 NADPH2 आप जानते हैं रिडक्शन में यूज हो रहे हैं, ATP वाला अलग अलग याद रखना बेटा आपको। 12 ATP यूज होंगे रिडक्शन में, 6 ATP यूज होंगे रीजनरेशन। 12 तो यूज होंगे रिडक्शन में, और 6 जो यूज होते हैं वो किसमें होते हैं? रीजनरेशन में। ये अलग अलग पूछ लेता है वो कि 6 CO2 के फिक्सेशन के दौरान रिडक्शन में कितने ATP यूज होते हैं? तो 12। रीजनरेशन में कितने ATP यूज होते हैं? 6। और टोटल NADPH2 का खर्चा कितना होता है? 12 NADPH2 का खर्चा होता है भैया। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों C3 साइकिल के बाद आते हैं C4 प्लांट्स। केल्विन ने ये बोला कि जो CO2 का फिक्सेशन होता है उसके बाद एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसे उसने 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहा। एक साइंटिस्ट थे हैच एंड स्लैक, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो अब दोनों में ये तो मतलब लड़ाई होगी, वो कह रहा है 3 कार्बन कंपाउंड है और वो कह रहा है 4 कार्बन कंपाउंड है, तो कौन सही है, हैच एंड स्लैक या केल्विन? अब देखो बात तो दोनों की सही है,
भी ऐसा तो है नहीं कि केल्विन ने रात को जाके उसमें 3 कार्बन कंपाउंड डाल दिया था, उसने भी देखा ही था एक्सपेरिमेंट के दौरान, और उन्होंने भी देखा ही था। बाद में पता चला कि भैया वो C3 प्लांट है और ये C4 प्लांट है, दोनों बातें सही हैं, केल्विन भी सही है और हेचन-स्लैक भी सही है। तो C4 प्लांट में जो फर्स्ट जिन प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, उन प्लांट्स को C4 प्लांट्स नाम दे दिया गया, और उस साइकिल को क्या नाम दे दिया, हेचन-स्लैक साइकिल या C4 साइकिल। ठीक है बच्चों, उनके कुछ एग्जाम्पल है C4 प्लांट की, याद रखना है 3 एग्जाम्पल, मेज, सुगरकेन एंड सोरगम। मेज, सुगरकेन एंड सोरगम। C4 प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो ये पाए जाते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि टेम्परेचर टॉलरेंस शो करते हैं। वाटर लॉस कम होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। वाटर लॉस कम होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रेंज एनाटोमी। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में कौन से होंगे बोलो, C4, और टेम्परेचर पे क्या शो करते हैं, टॉलरेंस। कौन से प्लांट, C4। अब आ जाओ क्रेंज एनाटोमी पे। क्रेंज एनाटोमी की बात करते हैं तो क्रेंज का मतलब होता है रेत या रिंग या माला, माला कह सकते हो। अब क्रेंज एनाटोमी में जो लीफ है, लीफ में ये यहां पर है वीटी, वेस्कुलर टिश्यू, और वेस्कुलर टिश्यू के चारों तरफ ये पर्पल कलर जो आपको दिख रहा है, ये है बंडल शीथ सेल, BSC, बंडल शीथ सेल, और उसके चारों तरफ जो ये आपको ग्रीन कलर की सेल दिख रही है, दे आर मेसोफिल सेल। तो सबसे पहले आपको इनमें डिफरेंस, सबसे पहला सवाल जो आपको यहां से बनेगा वो आपको ध्यान रखना है, इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, ये यहां ना के बराबर होता है। ऑलमोस्ट इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो यहां पर एब्सेंट होता है, तो इसकी वजह से वाटर लॉस कम होगा। तो पहला रीजन कि वाटर लॉस कम क्यों होता है, तो क्या बताओगे बच्चों, कि इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, वो इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में या तो होता ही नहीं है या ना के बराबर है, इसलिए वाटर लॉस कम होगा। विद रीजन बात करोगे बच्चों, असर्शन आएगा कि वाटर लॉस कम क्यों होता है, रीजन आएगा क्योंकि अब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बंडल शीथ सेल की वॉल थिक होती है तो गैसियस एक्सचेंज को प्रिवेंट करती है, एयर डिफ्यूजन को काटा है मैंने, प्रिवेंट कर रहा हूं। थिक वॉल है तो एयर डिफ्यूजन नहीं होगा, बंडल शीथ सेल तक O2 नहीं पहुंचनी चाहिए। एम ये है, कैसे नहीं पहुंचनी चाहिए, क्यों है भाई, क्या है ऐसा, देखते हैं। सबसे पहले बात करो मीजोफिल के बारे में, तो मीजोफिल सेल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब ग्रेना पाया जाता है। अब ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होगा तो PS1 भी होगा, PS2 भी होगा, NCPP चलेगा, CPP चलेगा, ATP बनेंगे, NADPS2 बनेगा, और पेप्केज एंजाइम और रूबिस्को नहीं होता वहां, रूबिस्को नहीं है, पेप्केज है। साथ ही साथ यहां पर O2 इवोल्यूशन भी होगा, O2 इवोल्यूशन होगा, वाटर स्प्लाइटिंग होगी क्योंकि NCPP चल रहा है। लेकिन जो बंडल शीथ सेल है इनमें रूबिस्को पाया जाता है। पहला सवाल, C4 प्लांट्स में रूबिस्को कहां पाया जाता है, C4 प्लांट्स में रूबिस्को कहां पाया जाता है, बंडल शीथ सेल में। C3 प्लांट में मेसोफिल में था, C4 में बंडल शीथ में। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ग्रेना नहीं है, तो PS1 होगा, PS2 नहीं होगा, CPP होगा, NCPP नहीं होगा, ATP बनेगा, NADPS2 नहीं बनेगा, और O2 इवोल्यूशन नहीं होगा। रूबिस्को जहां है वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वहां पे PS2 नहीं है तो OEC नहीं है, तो वाटर स्प्लाइटिंग नहीं है, तो O2 का इवोल्यूशन नहीं होगा। फिर मेम्ब्रेन की वॉल कैसी है, थिक है, तो बाहर से भी O2 नहीं आ सकती। तो जहां रूबिस्को है वहां केवल CO2 है, O2 नहीं है। अब CO2 भी डायरेक्ट आप पूछो सर CO2 कैसे आएगी, जब गैस है, गैसेस के लिए हम प्रीवियस है, एयर डिफ्यूजन नहीं हो रहा, तो O2 नहीं आ रही है तो CO2 भी नहीं आनी चाहिए, और CO2 नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा, केल्विन साइकिल कैसे चलेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहली बात, ये ऐसा क्या है कि जहां रूबिस्को है वहां हम O2 नहीं जाने दे रहे। बच्चों, रूबिस्को की बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है वो CO2 से भी होती है और O2 से भी होती है। रूबिस्को हैज बाइंडिंग एफिनिटी विद बोथ O2 एंड CO2। जब CO2 कम और O2 ज्यादा होता है तो रूबिस्को O2 से जुड़ सकता है। जब रूबिस्को O2 से जुड़ेगा
तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। रीजन बताओ, क्रेंज एनाटोमी। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां रुबिस्को है वहां O2 नहीं जा सकती। तो जब तक O2 नहीं है तब तक CO2 ज्यादा रहेगा। O2 जा ही नहीं सकता तो रुबिस्को O2 से रिएक्ट कैसे करेगा? तो इसलिए इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी बेटा? इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, केवल फोटोसिंथेसिस चलेगा, केवल C3 साइकिल चलेगा। रुबिस्को से O2 कभी रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि रुबिस्को से O2 क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि जहां रुबिस्को है वहां O2 इवोल्यूशन नहीं है, और मेंबर वॉल थिक है तो बाहर से भी O2 नहीं आ सकती। एक और बात समझ लो, जो यहां पर BSc में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और मोर इन नंबर होते हैं। डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, ग्रेनल, एग्रेनल, या स्मॉल साइज है और नंबर कम है, या लार्ज साइज है और नंबर ज्यादा है। बोर्ड पे जगह नहीं, आप लिख लेना। BSc में लार्ज साइज्ड क्लोरोप्लास्ट एंड मोर इन नंबर, मीजोफिल में स्मॉल साइज्ड क्लोरोप्लास्ट एंड लेस इन नंबर। करेक्ट? आओ बच्चों पढ़ते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल में सबसे पहले देखो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन। सबसे पहला सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कहां होता है? तो मीजोफिल सेल में होता है। ये देखो एटमॉस्फेरिक CO2 मीजोफिल में तो आ सकती है, मीजोफिल में तो आएगी ना बच्चों, तो आ गई HCO3 की फॉर्म में। किससे रिएक्ट करता है? पैप से, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। याद रखना बच्चों, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर एक 3 कार्बन कंपाउंड है। C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर एक 3 कार्बन कंपाउंड है, पर C3 प्लांट्स में एक प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन कंपाउंड था। इससे फिक्सेशन से बनता है C4 एसिड, और C4 एसिड जो बनता है वो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बनता है मैलेट या बनता है एस्पार्टेट, और उसका ट्रांसपोर्ट होता है मैलेट और एस्पार्टेट। कहां ट्रांसपोर्ट हुआ? ये यहां जो C4 एसिड है ये मैलेट है या फिर ये एस्पार्टेट है, और ये मैलेट और एस्पार्टेट जब टूटेंगे तो इससे क्या रिलीज होगी बोलो? इसका होगा डी कार्बोक्सिलेशन। ये देखो, तो CO2 रिलीज होगी। CO2 कौन ले लेगा? रुबिस्को। तो ये चलेगा यहां C3 साइकिल। देखो C3 साइकिल कहां हो रहा है? बंडल शीथ सेल में। और ये यहां C3 एसिड बनेगा जिसका नाम है पाइरुविक एसिड। एक कार्बन का लॉस हुआ ना मैलेट से, तो ये बन गया पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड यहां ट्रांसफर होगा, ये पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड। और पाइरुविक एसिड से जब वापस फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है तो यहां 2 ATP खर्च होते हैं। 2 ATP से 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 ATP यूज होते हैं रीजनरेशन में, ये ध्यान रखना। तो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। ये जो यहां चल रहा है ये C3 साइकिल चल रहा है, तो C3 साइकिल का खर्चा बोलो। C3 साइकिल में अगर देखो तो C3 साइकिल में क्या होगा? 18 ATP और 12 NADPH2। C3 साइकिल में 18 में से 12 और 6, तो 12 तो होंगे किसमें खर्च? रिडक्शन में, और 6 खर्च होंगे रीजनरेशन में। ये तो हुआ C3 साइकिल का खर्चा। अब ये जो है ये वाला, ये 6 CO2 की अगर बात करें या 1 ग्लूकोज की अगर बात करें तो उसके लिए ये खर्चा होगा बच्चों 12 ATP। तो ये 12 ATP एक्स्ट्रा खर्च होते हैं C4 साइकिल में। C4 साइकिल में 6 CO2 के फिक्सेशन के लिए 18 और 12 30 ATP का खर्चा होता है। 18 और 12 30 ATP। अब इनको डाइवर्सिफाई कर दो। C3 के रिडक्शन में 12, C3 के रिडक्शन में 12 और रीजनरेशन में 6। C4 के रीजनरेशन में कितने होते हैं? 12 ATP यूज होते हैं पाइरुविक एसिड से वापस फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनाने के लिए। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, उससे बनेगा मैलेट या एस्पार्टेट, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। मैलेट या एस्पार्टेट कंपाउंड कहां ट्रांसपोर्ट हो गया? गैस तो जा नहीं सकती, तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या चला गया? मैलेट।
मैलेट का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो CO2 रिलीज हुई, और ये CO2 को लेने के लिए यहां बैठा है रुबिस्को। तो रुबिस्को ने C3 साइकिल चलाया जिसमें ये खर्चा हुआ, और यहां बन गया C3 एसिड। ये C3 एसिड वापस जाएगा कहां? मीजोफिल सेल में, और मीजोफिल सेल में ये क्या करेगा? वापस फोस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन करेगा। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कंप्लीट प्रोसेस आपको यहां दिखाई दे रही है, इस प्रोसेस में केवल C3 साइकिल, ध्यान से सुने, केवल C3 साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। ये जो C3 साइकिल है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है, बाकी ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ड्यूरिंग C4 साइकिल ओनली C3 साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बाकी सब जो हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये अच्छे से याद रखना। तो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में, मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। सेकेंडरी टाइम फिक्सेशन कहां हो रहा है? बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन साइटोप्लाज्म में, मीजोफिल सेल के, सेकेंडरी बंडल शीथ सेल में, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ये C3 साइकिल को छोड़ के बाकी जो चल रहा है सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रहा है। क्लियर? मैंने लिखा भी आपके लिए। C3 साइकिल कहां चलता है? BSC के क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में कहां? स्ट्रोमा में। रिमेनिंग प्रोसेस कहां चल रहा है? देखो साइटोप्लाज्म में। तो एक ग्लूकोज और 6CO2 C4 प्लांट्स में एक्स्ट्रा खर्चा होगा 30 ATP और 12 NADPH2। 30 ATP में से 18, 12 और 6 C3 में, और ये 12 रीजनरेशन ऑफ पेप में। क्लियर है बच्चों? कैलकुलेशन अच्छे से याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है फोटो रेस्पिरेशन। ये केवल और केवल C3 में होता है, C4 में नहीं होगा। अब बताओ मुझे C4 में क्यों नहीं होगा? समझा चुका हूं अच्छे से। क्रेंज एनाटोमी है, बंडल शीथ सेल में रुबिस्को है, जहां बंडल शीथ सेल की वॉल ठीक है तो O2 नहीं आ सकती। दूसरा, वहां पर OEC कॉम्प्लेक्स नहीं है, वाटर स्प्लाइटिंग नहीं है, तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं हो रहा एट द साइट ऑफ रुबिस्को। कंडीशन क्या है इसके लिए? 3 कंडीशन याद रखनी है। हाईलाइट इंटेंसिटी दोपहर में होगा, CO2 कम और O2 ज्यादा। ये कंडीशन है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। ये 3 सेल ऑर्गेनेल में कंप्लीट होता है, ये और इसी सीक्वेंस में याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। रुबिस्को की बाइंडिंग एफिनिटी CO2 और O2 दोनों से होती है। ज्यादा किससे होती है? रुबिस्को की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा किससे होती है? मोर विद CO2। प्रूव करो। अगर वो कह दे प्रूव करो, तो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे समझाते हैं इसको कि अगर CO2 की और O2 की कंसेंट्रेशन को बराबर कर दें तो रुबिस्को CO2 से जुड़ता है, तो इसका मतलब CO2 से ज्यादा एफिशिएंसी है। नहीं भैया, ये सही नहीं है। आप सोचिए, एनवायरमेंट में जो एयर है उसमें CO2 का कंसेंट्रेशन क्या है? 0.038। क्या बोला मैंने? 0.038%। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? 21%। कितना परसेंट है? 21%। तो ये लीफ है, बाहर से एयर डिफ्यूज हो रही है, तो स्टोमेटा में फिल्टर थोड़ी लगा हुआ है, स्टोमेटा से तो एयर ही जा रही है ना बच्चों, तो उसमें O2 ज्यादा है, CO2 कम है। और O2 कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। CO2 का परसेंटेज है 0.038 और O2 है 21%। फिर भी रुबिस्को किससे जुड़ रहा है? CO2 से। तो इसका मतलब रुबिस्को की बाइंडिंग एफिनिटी किससे अच्छी हुई बच्चों? CO2 से। दिस इज द प्रूफ। ये होता है कंसेप्ट बच्चों। अगर CO2 O2 को बराबर कर दोगे, मतलब तुम कह रहे हो कि CO2 को 21% कर दो, तो रुबिस्को के तो मजे हो गए। फिर तो रुबिस्को जुड़ेगा ही CO2 से हमेशा, क्योंकि जब CO2 यहां है और O2 यहां है, तब भी रुबिस्को CO2 से जुड़ रहा है। तुम CO2 को यहां ले आए तो रुबिस्को तो CO2 से जुड़ेगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डिफरेंस है कंसंट्रेशन में, तब भी रुबिस्को किससे जुड़ रहा है बच्चों? CO2 से। तो CO2 की साथ बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी है रुबिस्को की। इसको प्रूव कैसे करोगे बच्चों आप? कि बताओ कि एनवायरमेंट में CO2 0.038 है और ऑक्सीजन 21 है परसेंटेज में, तो जब O2 एयर डिफ्यूज हो रही है स्टोमेटा में, तो एयर में तो O2 और CO2 का परसेंटेज वही रहेगा ना।
तो परसेंटेज में इतना डिफरेंस होते हुए भी O2 इतना ज्यादा होते हुए भी रूबिस्को CO2 से जुड़ रहा है, इट मींस बाइंडिंग एफिनिटी CO2 के साथ अच्छी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब है नॉर्मली क्या होता है, RuBP जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है, वो जब CO2 से जुड़ता है रूबिस्को की प्रेजेंस में, तो 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और C3 साइकिल चलता है। लेकिन जब O2 ज्यादा होता है तो एक 5 कार्बन कंपाउंड O2 से जुड़ता है तो रूबी ऑक्सीडेशन होता है, 3PGA तो बन गया, पर साथ में बनता है, ये जरूर याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक मॉलिक्यूल, और ये वेस्ट हो जाता है। पहले फोटो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ाते थे, वो पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। सवाल जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो आपने यहां पढ़ा है, अभी जो आप पढ़ रहे हैं, नीट में क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखो आप, फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्ट प्रोसेस है, तो क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वेस्ट है? सब कुछ बता रहा हूं मैं, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो रहा, उल्टा एटीपी यूज हो रहे हैं, एटीपी खर्च भी हो रहे हैं, NADPH2 खर्च हो रहे हैं और ग्लूकोज बन नहीं रहा, तो वेस्ट ही कहेंगे ना। और साथ में CO2 फिक्सेशन के बजाय CO2 रिलीज हो रही है, इसलिए बच्चों हम कहेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एक वेस्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट जो बच्चों हम बात करते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कुछ प्लांट्स में ये क्रेसुलेशन एसिड देखा गया, इसके बेसिस पे से क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कह दिया, ये कुछ और नहीं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ही है। इनमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो होते हैं वो जीरोफाइट्स होते हैं, ये एक्सट्रीम जीरोफाइट्स होते हैं, एक्सट्रीम जीरोफाइट्स इनमें देखने को मिलता है। एक्सट्रीम जीरोफाइट्स जैसे कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया, यूफोरबिया हो गया, इनमें ये होता है। तो इनमें डे टाइम जो होता है, डे टाइम उसमें स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, स्टोमेटा क्लोज, और नाइट टाइम जो होता है, नाइट टाइम तब स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन। तो डे टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और पानी वहां कम है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन है। तो नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होने से नाइट टाइम में चलता है बच्चों गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज चलेगा। क्या होता है आओ बताता हूं मैं, देखो क्या होता है, चलता इनमें C4 साइकिल ही है। नाइट में क्या है, नाइट में जब स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा ओपन है, तो स्टोमेटा ओपन है तो गैस अंदर आएगी, CO2 आएगी, तो ये CO2 जो है ये रिएक्ट करेगी पेप से, तो पेप से रिएक्ट करके ये बनाएगी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। बस रात को पूरी रात यही होता रहता है, मैलिक एसिड बनता रहता है, और ये स्टोर होता है वैक्यूल में, स्टोर्ड इन वैक्यूल। तो ये प्लांट्स नाइट टाइम में क्या करते हैं, CO2 का फिक्सेशन करते हैं और मैलिक एसिड की फॉर्म में CO2 स्टोर करते रहते हैं। अब हुआ डे, तो डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि हमें CO2 नहीं चाहिए, CO2 अपने पास खूब है। अब ये मैलिक एसिड टूटेगा, तो मैलिक एसिड टूटेगा तो क्या निकलेगी, CO2 और निकलेगा पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड। ये पाइरुविक एसिड वापस क्या बना देगा, पेप, रीजनरेशन हो गया। ये CO2 जो है ये रिसीव करेगा रूबिस्को, रूबिस्को, और चलेगा C3 साइकिल। C3 साइकिल को क्या चाहिए, ATP NADPH2, और ATP NADPH2 का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, लाइट रिएक्शन से। तो क्योंकि डे टाइम में लाइट अवेलेबल है तो लाइट रिएक्शन चल रहा है, ये होता है बेटा केम प्लांट्स में। तो नाइट टाइम में वो क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन है तो CO2 अंदर लेते हैं और मैलिक एसिड की फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर करते रहते हैं, और जैसे ही डे होता है तो डी एसिडिफिकेशन होता है, एसिड टूटता है, तो पाइरुविक एसिड से वापस पैप बनता है और CO2 इधर C3 साइकिल में चला जाता है, जिससे फिक्सेशन होता है। केवल इतना याद रखना है बस आपको। अब आते हैं
फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। और सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, फिर हम 3-4 एक्सटर्नल फैक्टर्स की चर्चा करते हुए इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स की जब बात आती है बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहां है लीफ का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो लाइट का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, लीफ किस तरीके से प्लांट पे ओरिएंटेड है, परपेंडिकुलर है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो लाइट का अब्जॉर्प्शन कम होगा, परपेंडिकुलर है तो ज्यादा होगा। एज ऑफ लीफ, लीफ की जैसे जैसे एज बढ़ेगी मेटाबॉलिज्म वीक होता जाएगा, बहुत ज्यादा एज हो जाएगी, शुरुआत में तो बढ़ता है बाद में कम होता जाता है। मीजोफिल सेल का नंबर ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट बड़े होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ग्रेना PS1 PS2 ये जितने ज्यादा होंगे फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा। सिंपल सिंपल है। इंटरनल CO2 ये कहां से आएगी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया से। यस, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, CO2 रिलीज होगी, तो वो CO2 काम भी तो लेगा। और इंटरनल O2 सेल के अंदर O2 रिलीज भी तो हो रही है फोटोसिंथेसिस से, वो O2 माइटोकॉन्ड्रिया में जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया CO2 दे रहा है। तो अगर ये बराबर हो गया तो इसे कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। जितना CO2 रिलीज हो रहा है वो यूज हो रहा है, O2 उधर जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया O2 यूज कर रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट CO2 यूज कर रहा है, तो काम चला रहे हैं आपस में, तो अपने लिए कुछ नहीं बचेगा भैया कंपनसेशन पॉइंट पे। ठीक है। हार्मोन, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन स्टोमेटा क्लोज कर देता है, तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो प्रोसेस रुक जाएगा। एंड लास्ट में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बच्चे नहीं समझ पाते सर इसका मतलब ही क्या, पता नहीं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या होता है। बेटा हर चीज जीन्स के कंट्रोल में होती है, मतलब जेनेटिकली इट इज प्री डिसाइडेड। फोटोसिंथेसिस जो है वो पहले से ही जेनेटिक कंट्रोल में है, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, पहले से ही जेनेटिक कंट्रोल में है, इसलिए इसको बोल दिया प्रीडिस्पोजिशन। अब आते हैं बच्चों हम एक्सटर्नल फैक्टर पे, और सबसे पहले बात करेंगे लाइट पे। जनरली जैसा बच्चों आप जानते हैं लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, लेकिन क्लाउडी डे में लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। अब एक तो होती है लाइट की इंटेंसिटी, एक होती है क्वालिटी, और एक होता है ड्यूरेशन। चलो सबसे पहले इंटेंसिटी का अगर आप समझेंगे अपन, क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है या तो बोल देगा सनलाइट और या बोल देगा व्हाइट लाइट। सबसे ज्यादा व्हाइट लाइट में, क्योंकि वो पॉलीक्रोमेटिक है। नेक्स्ट व्हाइट के बाद होता है रेड लाइट में, रेड के बाद होता है ब्लू लाइट में, और सबसे कम होता है ग्रीन में। दिस इज द क्वालिटी, क्योंकि रेड में आप जानते हैं ना PS1 और PS2, P680 और 700 nm। ड्यूरेशन जो है वो कभी भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करेगा। मान लो कि एक बाइकर है, दो बाइकर हैं, दोनों बाइक चला रहे हैं और दोनों 50 km/h की स्पीड से चला रहे हैं। एक ने 5 घंटे बाइक चलाई और एक ने 10 घंटे बाइक चलाई। रेट क्या था भैया, तो रेट तो दोनों का सेम ही है ना, स्पीड तो सेम ही है। टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो करेगा जिसने ज्यादा चलाया है, और जिसने कम चलाया वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, पर रेट तो सेम थी ना दोनों की। एक प्लांट को 5 घंटे लाइट दो और एक प्लांट को 10 घंटे लाइट दो, तो जो टोटल प्रोडक्टिविटी होगी वो उसमें फर्क पड़ेगा। 10 घंटे जिसको लाइट मिल रही है उसमें ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, 5 घंटे जिसमें आपने लाइट दी उसमें कम बनेगा, पर रेट दोनों में सेम होगा। तो ये ड्यूरेशन जो है इट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, ना कि बच्चों फोटोसिंथेसिस की रेट को। अब आते हैं इंटेंसिटी पे। ये ग्राफ दिया है एनसीईआरटी ने इंटेंसिटी का। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, एक चीज ये भी आप पहले फैक्टर्स में जान ले, एक्सटर्नल फैक्टर्स में, कि जब भी कोई प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से कंट्रोल होता है तो वो फैक्टर जो सब ऑप्टिमम लेवल पे होता है प्रोसेस की रेट को कंट्रोल करता है। दिस इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन ने कहा कि जैसे एक प्रोसेस 4 फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है तो वो फैक्टर जो मिनिमम अमाउंट में होगा वो प्रोसेस की रेट को कंट्रोल करेगा, और उसके बाद अगर आपने उस फैक्टर को ऑप्टिमम लेवल पे ले आए तो जो बच गए 3 है ना, उनमें से कोई ना कोई सब ऑप्टिमम लेवल पे जरूर होगा, तो फिर वो प्रोसेस की रेट को कंट्रोल करेगा। इट मींस एनी टाइम कोई ना कोई
फैक्टर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा। अब देखिए आप, जब लाइट कम है तो ये जो ए पॉइंट है इस पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। ये जो ए है इस पे लाइट इंटेंसिटी जो है, लाइट इंटेंसिटी यहां पे लिमिटिंग फैक्टर है। कैसे बच्चों बताओ मुझे? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑप्टिमम नहीं थी, तभी तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है। लेकिन बी एक ऐसा पॉइंट आया जिसपे अदर फैक्टर लिमिटिंग हो गया, क्योंकि अब जो लाइट है वो ऑप्टिमम हो चुका है, तो अदर फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा कोई ना कोई, चाहे वो टेम्परेचर हो, CO2 हो। सी है सैचुरेशन। सैचुरेशन, संतृप्त हो चुके हैं, तृप्त हो चुकी है, प्लांट तृप्त है। लाइट की इंटेंसिटी डी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ऑप्टिमम इंटेंसिटी, जिसपे मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ए वो पॉइंट है जहां पे लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर है, बी वो पॉइंट है जहां पे दूसरा कोई फैक्टर लिमिटिंग हो जाएगा, सी सैचुरेशन है और डी इंटेंसिटी, ऑप्टिमम इंटेंसिटी है, और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पर क्या है? मैक्सिमम। अब एक सवाल यहां पर बनता है कि जो प्लांट होते हैं वो सैचुरेशन जो शो करते हैं, तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि 10% इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट जो होती है उस पे सैचुरेशन शो करते हैं, सैचुरेशन। अब एक्चुअल में इकोलॉजी में आप पढ़ते हो कि जो टोटल लाइट है, टोटल लाइट उसका 1 to 5% पे सैचुरेशन आ जाता है, सैचुरेशन। लेकिन जो इंसिडेंट लाइट है, अब ये इंसिडेंट लाइट जो है, या आप कह दो पार, पार कह दो, पार, पार जो है उसका 10% जो होता है उस पे प्लांट जो है वो क्या शो करते हैं? सैचुरेशन। टोटल लाइट का तो 1 to 5 पे हो जाएगा, इंसिडेंट तो यहां पार को बोला गया 10%। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इसके बाद है CO2। एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन बोलो 0.038% या 380 ppm या 380 माइक्रोलीटर पर लीटर। क्लियर? अब आओ देखो बोर्ड पे, बात क्या है? बात ये है सैचुरेशन पॉइंट है C4 प्लांट का, वो है 0.036% या 360 ppm या 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। इसका मतलब एनवायरमेंट में जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो तो C4 के लिए सैचुरेशन है। मतलब एनवायरमेंट में जो CO2 का कंसंट्रेशन है, C4 की आत्मा उससे तृप्त है कि भैया मजा आ रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन अगर हम C3 की बात कर रहे हैं, तो C3 की अगर बात करें तो C3 सैचुरेशन कब करता है? मैंने एक वर्ड अंडरलाइन किया, देखना बच्चों, मैंने एक वर्ड अंडरलाइन किया, बियॉन्ड। एनसीईआरटी लिखती है बियॉन्ड, मतलब 450 नहीं है, 450 के बाद, बियॉन्ड। एग्जैक्ट पूछो तो मैंने यहां लिखा है 500, आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। एट 500 ppm, 500 ppm पे सैचुरेशन आता है C3 का। एनसीईआरटी ने लिखा है बियॉन्ड 450 ppm, तो ये भी सही है, और एट 500 एग्जैक्ट है, तो 500 माइक्रोलीटर या 0.45% या 0.50% C3 सैचुरेशन शो करता है। तो एम्स में एक बार एक सवाल आया था कि हाईवे के किनारे कौन से पौधे लगाने चाहिए, C3 या C4? तो जवाब था C3 प्लांट, क्योंकि हाईवे के किनारे जब हाईवे पे ट्रक चलेंगे, व्हीकल्स चलेंगे, तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और C3 प्लांट के लिए एटमॉस्फेरिक CO2 कम है, लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रही है, इसलिए वहां कंसंट्रेशन बढ़ा दो। लेकिन C4 के लिए तो ऑलरेडी लिमिटिंग है, मतलब CO2 लिमिटिंग फैक्टर का काम कर ही नहीं रहा, सैचुरेशन है, तो C4 नहीं लगाएंगे, हाईवे के किनारे C3 लगाएंगे। अब आपको सेलेक्ट करके मुझे बताना है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये CO2 कंसंट्रेशन है, इनमें कौन C3 है और कौन C4 है। तो ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका सैचुरेशन यहां आ रहा है, इस CO2 कंसंट्रेशन पे इसका सैचुरेशन आ रहा है, लेकिन इसकी बात करें तो इसका सैचुरेशन यहां आ रहा है,
इसका सैचुरेशन यहां आ रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन जो है ये किसके लिए है? C4 प्लांट्स के लिए, और ये C3 प्लांट्स के लिए, क्योंकि सैचुरेशन C3 का बाद में आएगा ना। ये यहां कह सकते हो आप 360 है, और ये यहां कह सकते हो आप 450 to 500 है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात आती है इसके बाद वाटर। तो वाटर का टोटल एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका केवल अप्रोक्स 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। पानी तो खूब है, कैसे लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा? डायरेक्ट तो वाटर लिमिटिंग फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि पानी तो खूब है। जितना पानी प्लांट अब्जॉर्ब कर रहा है उसका केवल 1% फोटोसिंथेसिस पे यूज होगा, तो डजंट मैटर। लेकिन जब पानी का स्ट्रेस होगा तो एबीए एक्टिवेट होगा। अगर एबीए एक्टिवेट हो गया तो स्टोमेटा क्लोज होंगे, स्टोमेटा क्लोज होंगे तो CO2 का डिफ्यूजन कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा। तो क्या ये जो वाटर है वो डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है? नहीं, वाटर अफेक्ट कर रहा है, एबीए को एक्टिवेट कर रहा है, वो स्टोमेटा बंद कर रहा है, जिससे CO2 का डिफ्यूजन कम हो रहा है, फिर उससे फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो रहा है, डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर रहा। और लास्ट पॉइंट है बच्चों अपना फोटोसिंथेसिस का, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में एक तो होता है बच्चों ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ऑक्सीजेनिक की बात करें तो ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। जो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में कैसा होता है बोलो? ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एक तो फोटोसिंथेटिक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और एक फोटोसिंथेटिक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इन दोनों में ही जो सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, बताओ बच्चों, अगर हम यहां सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की बात करते हैं तो H2S है, H2S। पिगमेंट यहां बैक्टीरियोवाइरिडीन पाया जाता है, और एग्जाम्पल याद रखना क्लोरोबियम। फोटोसिंथेटिक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल क्लोरोबियम। कौन सा पिगमेंट होता है? बैक्टीरियोवाइरिडीन। फोटोसिंथेटिक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो पिगमेंट है बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन। एग्जांपल याद रख लेना क्रोमेटियम। अब एक सवाल और बनता है कि सर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां हो रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसे बच्चों बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर मीजोसोम बनाती है, वैसे ही बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर बनाती है क्रोमेटोफोर। क्या कहा मैंने? क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर को कहते हैं बैक्टीरियल थाइलेकोइड। क्या कहते हैं बच्चों? बैक्टीरियल थाइलेकोइड, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और ये रहा देखो, 6 CO2 के मोलिक्यूल है, 12 H2S है। अब लाइट जो है वो ध्यान रखना इंफ्रारेड है, पार नहीं है। बैक्टीरिया पार भी नहीं करेगा, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं है। और ये जो पिगमेंट है वो देखो B890, याद रखना बच्चों, ये IR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रारेड। ग्लूकोज बना, सल्फर रिलीज हुआ तो एनऑक्सीजेनिक हुआ। अब ये जो H2S टूटेगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2S का। तो सल्फर तो रिलीज होगी, H प्लस और इलेक्ट्रॉन किस में गई? ETS में। तो NADPH2 नहीं बनेगा बच्चों, NADH2 बनता है, याद रखना। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन डोनर NADPH2 ना होकर NADH2 होता है। CO2 के रिडक्शन के लिए NADH2 होता है। और ATP आपको मैंने बताया केल्विन साइकिल में कहां यूज होता है, ठीक उसी तरीके से यूज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है बैक्टीरिया में, ये होता है बच्चों क्रोमेटोफोर मेम्ब्रेन, जिसे बैक्टीरियल थाइलेकोइड के भी नाम से जानते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से ये इनर इनफोल्ड, और इसमें ये प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, फोटोसिस्टम, इस तरीके से। ये क्रोमेटोफोर है, क्रोमेटोफोर। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो मैंने ये जो पीपीटी है इसमें अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर किया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं।
और बोटनी में किसी ऐसे दूसरे स्पेसिफिक टॉपिक की अगर आपको जरूरत है कि सर उसका भी ऐसा एक वन शॉट हो जाए, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कुछ टॉपिक हैं जो ऑलरेडी मैंने सोच रखे हैं, जो मैं लेके आऊंगा, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, रेस्पिरेशन, ईटीएस। ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं खुद से ही लेके आ रहा हूं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि सर ये भी होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट।